सुनने लायक है और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो इसलिए आज की इस कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा। अगर आप आज की इस कहानी को पूरा सुनते हैं और अंत तक इसका सार समझते हैं तो दर्शकों, वास्तव में आप लोगों को इस कहानी में यह पता लगेगा कि आखिर वे कौन सी मां थी जिसने अपने ही पुत्र के साथ विवाह किया था। दर्शकों, बेमाता को तो आप सभी जानते होंगे। बेमाता वह है जो हमारा भाग्य लिखती हैं, मनुष्यों का जीवन बनाती हैं और जीवन बिगाड़ती भी हैं। दर्शकों, एक बार की बात है जब बेमाता मनुष्यों का भाग्य लिख रही थी और मिटा रही थी, तभी बेमाता ने एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा उठाया और मिट्टी का टुकड़ा उठाकर मिट्टी में ही कुछ लिखने लग रही थी। दर्शकों, उस ही समय बेमाता की एक छोटी पुत्री आती है और बेमाता की छोटी पुत्री आकर देखती है कि बेमाता अपने हाथों से मिट्टी में कुछ लिख रही होती हैं। और जैसे ही बेमाता की वह लड़की बेमाता के पास आती है तो बेमाता जो अपने हाथों से मिट्टी में लिखती है उसे उसी ही क्षण मिटा देती है। दर्शकों, उसके बाद में बेमाता की वह पुत्री आकर बेमाता से पूछती है कि मां, अभी मैंने देखा था कि आप इस छोटे से मिट्टी के टुकड़े से धरती पर कुछ लिख रही थी, परंतु जैसे ही मैं यहां आई तो आपने अपने ही हाथों से इसे मिटा दिया। दर्शकों, उसके बाद में वह बेमाता अपनी पुत्री से कहने लगी कि बेटा, मैं बेमाता हूं, मैं मनुष्यों का भाग्य लिखती हूं और भाग्य बिगाड़ती भी हूं। मैं लोगों के रिश्ते बनाती हूं और रिश्तों को बिगाड़ती भी हूं। मेरा यही काम है कि मैं हर लोगों का भाग्य लिखती हूं और भाग्य में लिखे हुए कार्य को बिगाड़ भी देती हूं। दर्शकों, जैसे ही बेमाता ने यह बात अपनी पुत्री को बताई तो बेमाता की वह पुत्री अपनी मां से कहती है कि मां, अगर ऐसी ही बात है तो आपने मेरा भाग्य बड़ा ही सुंदर लिखा होगा, क्योंकि जब आप लोगों का भाग्य बनाती हो, अपने स्वयं हाथों से लोगों के भाग्य को लिखती हो और बिगाड़ती भी हो, तो मुझे बखूबी पता है कि मैं आपकी पुत्री हूं और मैं आपकी एक लौती पुत्री हूं, तो आपने मेरा तो भाग्य बड़ा ही सुंदर लिखा होगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बेमाता की वह पुत्री बेमाता से बहुत जोर जबरदस्ती करने लगती है और बेमाता से कहती है कि मां, आप मुझे मेरे भाग्य के बारे में बता दीजिए। अगर आप लोगों के रिश्ते बनाती हो और बिगाड़ती हो तो आप मुझे मेरे विवाह के बारे में बता दीजिए कि आखिर आपने मेरे विवाह के बारे में क्या लिखा है और मेरा विवाह कब होगा और कैसे होगा। दर्शकों, उसके बाद में बेमाता की वह पुत्री बेमाता से कई समय तक इस ही बारे में जोर जबरदस्ती करने लगती है, परंतु बेमाता उसे कुछ नहीं बताती है। उसके बाद में बेमाता अपनी पुत्री को देखती है और अपनी पुत्री से कहती है कि पुत्री, अभी तुम बहुत छोटी हो, जब तुम विवाह के लायक हो जाओगी, जब तुम अपनी 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लोगी, तो तब मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में और तुम्हारे विवाह के बारे में बता दूंगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बेमाता की वह पुत्री अपनी माता की मुख से यह बात सुनकर चुप हो जाती हैं और फिर वापस चले जाती हैं। दर्शकों, उसके बाद में बेमाता की वह पुत्री मन ही मन सोचने लगती है कि अब मैं इस बात को बिल्कुल नहीं भूलूंगी और मेरी आयु जैसे ही 18 साल होगी
मैं अपनी माँ से मेरे भाग्य और मेरे विवाह के बारे में जरूर पूछूंगी। दर्शकों, उसके बाद में दिन वो दिन कटते रही, समय गुजरता रहा और देखते ही देखते कुछ वर्ष बीत गए। और ऐसे में ही बेमाता की वह पुत्री 18 वर्ष की आयु की होने ही वाली थी। और उसके बाद में कुछ दिन बाद बेमाता की वह पुत्री पूर्ण रूप से 18 वर्ष की हो जाती है। और बेमाता की वह पुत्री उस बात को नहीं भूली थी जो उसकी माँ ने, बेमाता ने उसे बताया था। बेमाता ने उससे कहा था कि पुत्री, जैसे ही तुम्हारी आयु 18 वर्ष की हो जाएगी, मैं तुम्हें तुम्हारे विवाह के बारे में और तुम्हारे भाग्य के बारे में बता दूंगी। दर्शकों, उसके बाद में बेमाता की पुत्री इस बात को फिर से याद कर कर और अपनी माता के पास, बेमाता के पास चली जाती है। और जिस समय बेमाता के पास वह पुत्री जाती है तो उस समय भी बेमाता किसी का भाग्य लिख रही थी और भाग्य को मिटा रही थी। दर्शकों, उसके बाद में बेमाता की वह पुत्री अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं अब पूर्ण रूप से 18 वर्ष की हो चुकी हूँ और आपने मुझसे वादा किया था कि पुत्री, जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे विवाह और तुम्हारे भाग्य के बारे में बता दूंगी। तो दर्शकों, उसके बाद में बेमाता अपनी पुत्री से इस बात को सुनती है और अपनी पुत्री के मुख की तरफ देखकर उदास होने लगती है। दर्शकों, उसके बाद में बेमाता की वह पुत्री अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे पता है कि आपने अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा, तो आप मुझे जल्द ही मेरे विवाह और मेरे भाग्य के बारे में बता दीजिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में बेमाता की वह पुत्री अपनी माँ से कहती है कि माँ, अब मुझे आप बता दीजिए कि मेरा विवाह कब होगा। तो दर्शकों, उसके बाद में बेमाता अपनी पुत्री से कहती है कि पुत्री, यह तो निश्चित है कि तुम्हारा विवाह जरूर होगा, परंतु तुम्हारा विवाह तुम्हारे ही स्वयं पुत्र के साथ होगा। दर्शकों, जैसे ही बेमाता की पुत्री अपनी माँ के मुख से इस बात को सुनती है कि तुम्हारा विवाह तुम्हारे पुत्र के ही साथ होगा, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो घबराहट में घबराने लगती है और कांपने लगती है। बेमाता की उस पुत्री के सिर से पसीने छूटने लगते हैं और वो बहुत क्रोधित होती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, आप ये क्या कह रही हो और आपने अपनी पुत्री के लिए इतना गलत क्यों लिखा है। दर्शकों, उसके बाद में बेमाता की वह पुत्री अपनी माँ से क्रोधित हो जाती है और कहती है कि नहीं माँ, आपने ये गलत लिखा है, आपने ये झूठ लिखा है और ऐसा कदा नहीं हो सकता। दर्शकों, उसके बाद में बेमाता अपनी पुत्री से कहती है कि पुत्री, अब चाहे तुम मानो या ना मानो, परंतु मैंने जो लिखा है ये सच लिखा है और ये होकर ही रहेगा। चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा विवाह स्वयं तुम्हारे पुत्र के साथ ही होगा। दर्शकों, उसके बाद में वो लड़की बेमाता की पुत्री अपनी माँ से कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगी। अगर मैं कभी विवाह नहीं करूंगी तो मेरे कभी पुत्र ही नहीं होगा, और मेरे कभी पुत्र ही नहीं होगा तो मेरी शादी कभी पुत्र के साथ ही नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में
बेमाता की वह पुत्री निराश होकर और अपनी माँ से उदास होकर अपने घर चले जाती है और अपने गांव जाने के बाद में बेमाता की पुत्री यह सोचने लगती है कि अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगी। मैं इस गांव से मीलों दूर एक घने जंगल में जाकर रहूंगी और वहीं पर अपने जीवन को व्यापन करूंगी और मैं अपने जीवन में कभी किसी पुरुष की छाया तक नहीं देखूंगी, और अगर मैं किसी पुरुष की छाया तक नहीं देखूंगी तो मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति ही नहीं होगी। दर्शकों, यह सोचकर बेमाता की वह पुत्री अपने गांव को और अपनी मां बेमाता को छोड़कर उस नगर से मीलों दूर एक जंगल में जाकर रहने लगती हैं और वहां पर ऐसे जंगल में जाती हैं जहां पर कोसों मीलों दूर कोई पुरुष नहीं था। दर्शकों, उसके बाद में बेमाता की वह पुत्री उस घने वन में जाकर एक कुटिया बनाकर रहने लगती है और देखते ही देखते कुछ महीने कुछ वर्ष बीत जाते हैं। दर्शकों, उसके बाद में एक दिन की बात है, जिस वन में वह बेमाता की पुत्री रहती थी उस ही वन में एक संत तपस्या कर रहा था और जैसे ही उसकी तपस्या समाप्त होती है तो उस संत को बहुत जोर से प्यास लगने लगती है और वह संत प्यास के मारे उस घने वन में भटक रहा होता है, परंतु उसे कहीं पानी का स्थान नहीं मिलता है। तो दर्शकों, उसके बाद में वह संत भटकता भटकता उस ही कुटिया के पास आ पहुंचता है जिस कुटिया में वह बेमाता की पुत्री रहा करती थी। और जैसे ही वह संत उस कुटिया को देखता है तो उस कुटिया को देखकर संत सोचने लगता है कि हो ना हो इस कुटिया में कोई ना कोई तो रहता है जो आज मेरी प्यास को बुझा सकता है और मेरी भूख को भी मिटा सकता है। तो दर्शकों, उसके बाद में वह संत उस कुटिया के नज़दीक जाकर उस कुटिया के दरवाजे को खटखटाता है और जैसे ही दरवाजे को खटखटाता है और दरवाजे के बाहर से ही कहता है कि कोई है, मैं एक संत हूँ और मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है और भूख भी लगी है। अगर तुम मुझे पानी पिलाकर मेरी प्यास बुझा दो तो तुम्हारा भाग्य उदय होगा। दर्शकों, जैसे ही वो संत आवाज़ लगाता है तो उस कुटिया के भीतर से एक पानी का मटका लेकर उस बेमाता की पुत्री निकलती है और जिस समय बेमाता की वह पुत्री कुटिया से बाहर निकलती है तो वह अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक कर निकलती है और अपनी आंखों को बंद कर कर निकलती है। वो ना तो अपना चेहरा किसी को दिखाना चाहती थी और ना ही किसी का मुंह देखना चाहती थी। उसके बाद में बेमाता की वह पुत्री जैसे ही बाहर निकलती है और उस ऋषि मुनि संत को जल पिलाती है और उनकी प्यास बुझाती है और उसके ही थोड़ी देर बाद उन्हें वहीं बिठाकर भोजन करा देती है। तो दर्शकों, जो संत थे वे उस कन्या की इस सेवा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन संत को यह पता नहीं था कि वह कन्या कुंवारी है या फिर विवाहित है। तो वह संत भोजन ग्रहण करने के पश्चात जाते समय उस बेमाता की पुत्री के सिर पर हाथ रखते हैं और सिर पर हाथ रखकर उसे ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें एक सुंदर और सुशील पुत्र की प्राप्ति होगी। दर्शकों, यह आशीर्वाद देकर वह संत अपने रास्ते रास्ते चले जाते हैं और थोड़ी ही दूर जाकर वो एकदम विलुप्त हो जाते हैं। दर्शकों, उसके बाद में उस बेमाता की पुत्री को गर्भ धारण हो जाता है
दर्शकों, आपको बता दें कि आज के समय में सृष्टि दो प्रकार की है। पहली सृष्टि है महतुन सृष्टि और दूसरी सृष्टि होती है अमैथुन सृष्टि। मैथुन सृष्टि उसे कहते हैं जिसमें पति और पत्नी के बीच मैथुन क्रियाएं होती हैं और उसके बीच संतान की प्राप्ति होती है। और अमैथुन क्रिया उसे कहते हैं, सृष्टि उसे कहते हैं जो केवल एक आशीर्वाद के बल पर संतान की प्राप्ति होती है, उसे अमैथुन सृष्टि कहते हैं। तो दर्शकों, ऐसे में उस बेमाता की पुत्री को उस संत के आशीर्वाद से गर्भ की प्राप्ति हो जाती है और देखते ही देखते कुछ महीनों बाद उसे एक सुंदर और सुशील पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दर्शकों, जैसे ही उस बेमाता की पुत्री को पुत्र की प्राप्ति होती है तो उसे अपनी मां के द्वारा कहीं उस बात का डर लगने लगता है कि कहीं मेरा विवाह मेरे ही पुत्र के साथ ना हो जाए। उसे वह बात याद आ जाती है। तो दर्शकों, उसके बाद में वो बेमाता की पुत्री यह निर्णय लेती है कि मैं मेरी इस संतान को मार दूंगी, इसे खत्म कर दूंगी। अगर यही खत्म हो जाएगा तो मेरा और इसका विवाह कैसे होगा। दर्शकों, उसके बाद में वह यह सोचकर और अपने उस पुत्र को हाथों में लेकर एक नगर की तरफ चले जाती है और नगर की तरफ जाकर एक कुम्हार के घर में एक बहुत बड़ी भट्ठी जल रही होती है और कुम्हार उस भट्टी को सुबह सुबह रोज जलाता था, क्योंकि जो कुम्हार था वो अपने बर्तनों को पकाता था और अपने बर्तनों को पकाने के लिए वह कुम्हार उस भट्टी को प्रयोग में लिया करता था। उस भट्टी में आग लगाकर और अपने बर्तनों को डाला करता था, जिससे अपने बर्तनों को वह पकाया करता था। दर्शकों, उसके बाद में वह बेमाता की पुत्री अपने उस पुत्र को लेकर और अच्छा मौका देखकर उस कुम्हार के जहाँ पर भट्टी थी उस भट्टी के एक कोने में अपने उस पुत्र को रख देती है और यह सोचती है कि अब जैसे ही सुबह कुम्हार उठेगा और अपने बर्तनों को पकाने के लिए इस भट्टी में आग लगाएगा और जैसे ही आग लगेगी तो उस आग के साथ ही, उस अग्नि के साथ ही मेरे इस पुत्र की भी मृत्यु हो जाएगी और अगर इसकी ही कहानी खत्म हो जाएगी तो मेरा और इसका विवाह कैसे होगा, देखती हूँ। दर्शकों, उसके बाद में यह सोचकर बेमाता की वह पुत्री अपने पुत्र को कुम्हार की उस भट्टी में रखकर चले जाती है और जाकर अपनी झोपड़ी में, अपनी कुटिया में फिर से सो जाती है। दर्शकों, जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह जल्दी उठते ही वह कुम्हार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने बर्तनों को पकाने के लिए उस भट्टी के नज़दीक भट्टी में आग लगाने को जाता है और आग लगाने ही वाला होता है। उतने में ही उस भट्टी में से एक छोटे नवजात शिशु की रोने की आवाज़ आती है और जैसे ही रोने की आवाज़ आती है तो वह कुम्हार और उसकी पत्नी यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आज हमारी इस भट्टी में से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। दर्शकों, जो कुम्हार और उसकी बीवी थी उनके कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी, उनके कोई संतान नहीं थी और जैसे ही वे दोनों देखते हैं तो उनकी उस भट्टी में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, एक छोटा सा नवजात शिशु मिल जाता है। वह कुम्हार और उसकी बीवी इसे देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और वे दोनों उस पुत्र को भगवान का ही एक आशीर्वाद और एक प्रसाद मानते हैं और एक माँ बाप की तरह ही पालने लगते हैं। दर्शकों, जो बेमाता की पुत्री का वो लड़का था, पुत्र था, वो उस कुम्हार और उसकी बीवी को ही
अपने माँ और बाप मानने लगा था, क्योंकि उसे उन दोनों ने ही पाला था। दर्शकों, उसके बाद में देखते ही देखते दिन बीतते ही और जो बेमाता की पुत्री का वह पुत्र था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और जैसे ही वो थोड़ा खेलने कूदने लायक होता है तो उसकी मित्रता उस नगर के एक राजा के पुत्र के साथ हो जाती है। और दर्शकों, फिर देखते ही देखते राजा का पुत्र और बेमाता की पुत्री का वह पुत्र बहुत बड़े हो जाते हैं, कम से कम 18 वर्ष को पार कर जाते हैं। दर्शकों, जो बेमाता की पुत्री का वह पुत्र था वह दिखने में बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही उस नगर के राजा को यह पता चलता है कि हमारे पुत्र के साथ इस कुम्हार के लड़के की मित्रता है, तो वह राजा बहुत प्रसन्न होता है। और प्रसन्न होने के बाद वह राजा उस कुम्हार के लड़के को, उस बेमाता की पुत्री के लड़के को अपने ही राजमहल में अश्व वन में नौकरी दे देता है। मतलब कि उस कुम्हार के लड़के को राजमहल के जो अश्व हैं, जो घोड़े हैं, उन्हें जंगल में चरा कर लाने की नौकरी दे देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह कुम्हार का लड़का बेमाता की पुत्री का जो लड़का है वो राजा की यहाँ नौकरी करने लगता है और राजा के अश्वों को, राजा के घोड़ों को रोजाना वन में चरा कर लाता है। एक दिन की बात है जब बेमाता की पुत्री का वह पुत्र, कुम्हार का वह पुत्र उस ही वन में घोड़ों को चराने के लिए चले जाता है जिस वन में उसकी माँ कुटिया बनाकर रहा करती थी। एक दिन की बात है जब राजा का वह पुत्र उस वन में जाता है और उस कुटिया के नज़दीक जाता है तो बेमाता की वह पुत्री बाहर निकलती है और देखती है, और जैसे ही उस कुम्हार के लड़के को, अपने पुत्र को देखती है तो बेमाता की वह पुत्री उसके आकर्षक चेहरे को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और अपने तन मन को दे बैठती है, उसकी दीवानी हो जाती है। दर्शकों, उसके बाद में दूसरे दिन फिर से राजा का, कुम्हार का वो पुत्र उस जंगल में आया और ऐसे करते करते रोजाना कुम्हार का वो लड़का, बेमाता की पुत्री का वह लड़का उस वन में आने लगा। और एक दिन की बात है जब बेमाता की वह पुत्री अपने ही पुत्र के नज़दीक जाती है, उस कुम्हार के पुत्र के नज़दीक जाती है और उससे जाकर पूछती है और कहती है कि आप कौन हो और कहाँ से हो और यहाँ क्यों आए हो। तो दर्शकों, उसके बाद में बेमाता की उस पुत्री के इन सवालों को सुनकर कुम्हार का वह पुत्र उस बेमाता की पुत्री से कहता है कि मैं एक कुम्हार का पुत्र हूँ और एक राजा के यहाँ नौकरी करता हूँ और यहाँ पर राजा के अश्वों को, राजा के घोड़ों को चराने के लिए आता हूँ और यही मेरा काम है। परंतु ये सब जानकारी लेने का आपका क्या मतलब है। तो दर्शकों, उसके बाद में बेमाता की वह पुत्री अपने ही पुत्र यानी कि कुम्हार के उस पुत्र से कहती है कि मैं तुम्हारी दीवानी हो चुकी हूँ और मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। तो दर्शकों, उसके बाद में कुम्हार का वह पुत्र उस बेमाता की पुत्री से यानी कि अपनी माँ से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं एक बार अपने पिता और अपने महाराज से ज़रूर पूछूंगा और उनकी राय लूँगा। अगर वह कह देंगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूँगा। दर्शकों, उसके बाद में यह सोचकर कुम्हार का वह पुत्र फिर से अपने घर चले जाता है और राजा के उन अश्वों को राजमहल छोड़कर अपने घर चले जाता है और घर जाकर अपने पिता समान कुम्हार से कहता है कि पिताजी, आज मैं जब महाराज के अश्वों को चराने के लिए जंगल की ओर, वन की ओर गया था तो वहाँ पर मुझे
एक आकर्षक स्त्री मिली थी और वो मुझसे शादी विवाह करना चाहती है। अगर आपकी राय हो तो मैं उससे विवाह कर सकता हूं। दर्शकों, उसके बाद में अपने पुत्र की यह बात सुनकर वह कुमार उस नगर के राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि महाराज, मेरा पुत्र आपके अश्वों को चराने के लिए जिस वन में जाता है, उस वन में उसे एक स्त्री मिली थी और वह स्त्री मेरे पुत्र के साथ विवाह करना चाहती है। अगर आपकी राय हो तो मैं अपने पुत्र का विवाह उस स्त्री के साथ करा सकता हूं। दर्शकों, उसके बाद में राजा जैसे ही उस कुम्हार की यह बात सुनता है तो कुम्हार से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम दोनों ही उस वन में चलते हैं और वन में चलकर उस स्त्री को देख कर आते हैं। दर्शकों, यह सोचकर फिर राजा और वह कुमार अपने पुत्र के लिए उस स्त्री को देखने के लिए वन में चले जाते हैं और वन में जाते ही उस सुंदर आकर्षक बेमाता की पुत्री को देखते हैं और देखकर वो दोनों बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उस स्त्री से कहते हैं कि क्या तुम हमारे पुत्र के साथ विवाह करना चाहती हो? तो दर्शकों, बेमाता की वह पुत्री राजा के इस सवाल को सुनकर उसका उत्तर देती है कि हाँ महाराज, मैं कुम्हार के उस पुत्र के साथ विवाह करना चाहती हूँ। तो दर्शकों, जैसे ही राजा उस बेमाता की पुत्री का यह जवाब सुनता है तो राजा विवाह के लिए हाँ कर देता है, परंतु बेमाता की उस पुत्री को यह पता नहीं होता है कि जिसके साथ वो जीवन बसाने के लिए जा रही है वो उसका ही पुत्र है। तो दर्शकों, उसके बाद वह राजा बेमाता की उस पुत्री और उस कुम्हार के पुत्र यानी कि उसके ही पुत्र के साथ विवाह करवा देता है। विवाह पूर्ण होने के बाद जैसे ही शाम का समय होता है, उस कुम्हार के घर में सुहाग रात की तैयारियां होने लगती हैं और जैसे ही सुहाग रात की समय होता है, वह कुम्हार का पुत्र और वह बेमाता की पुत्री कक्ष के अंदर जाते हैं। तो बेमाता की वह पुत्री उस कुम्हार के पुत्र यानी कि अपने ही पुत्र से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। तो दर्शकों, बेमाता की वह पुत्री अपने ही पुत्र से पूछती है कि तुम्हारी कितनी आयु हो चुकी है। तो दर्शकों, कुम्हार का वो पुत्र अपनी धर्म पत्नी से कहता है, अपनी माँ से ही कहता है कि मुझे अपनी आयु के बारे में पता नहीं है, मैं ये बात अपनी माँ से ही पूछ सकता हूँ। तो दर्शकों, उसके बाद में बेमाता की वह पुत्री अपनी सासू माँ को बुलाती है और अपनी सासू माँ से कहती है कि आपके पुत्र की आयु कितनी हो चुकी है। तो दर्शकों, जैसे ही बेमाता की वह पुत्री अपनी सासू माँ से अपने पुत्र और अपने ही पति के बारे में, उसकी आयु के बारे में पूछती हैं, तो वह कुम्हार की बीवी अपनी बहू से कहती है, उस बेमाता की पुत्री से कहती है कि देखो बेटा, बात ऐसी है कि हमें इसकी आयु के बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये हमारा पुत्र नहीं है, हमारी संतान नहीं है। दर्शकों, जैसे ही बेमाता की वह पुत्री इस बात को सुनती है तो वह अपनी सासू माँ से कहती है कि अगर ऐसा है तो ये आखिर किसकी संतान है, किसका पुत्र है। दर्शकों, उसके बाद में कुम्हार की बीवी उस बेमाता की पुत्री को सारी बातें बता देती है कि कई सालों पहले की बात है, क्या पता कौन हमारे इस छोटे से बच्चे को हमारे भट्टी के अंदर छोड़कर गई थी, और जैसे ही हम सुबह हमारे बर्तनों को पकाने के लिए भट्टी के नज़दीक गए थे तो हमें ये मिला था और तब से ही हम इसका लालन पालन कर रहे हैं। दर्शकों, जैसे ही इस बात को बेमाता की वह पुत्री सुनती है तो उसे यह पता लग जाता है कि ये मेरा ही पुत्र है और मैं ही इसे इस कुम्हार के घर में इसकी भट्टी के भीतर रख कर गई थी, और जो मेरी माँ बेमाता ने कहा था
कि तुम्हारा विवाह तुम्हारे ही पुत्र के साथ संपन्न होगा, तो मेरी माँ की जो बात थी वो आज पूर्ण हो चुकी है, सच हो चुकी है। दर्शकों, जैसे ही बेमाता की उस पुत्री को इस बात का पता लगता है तो पूर्णतः से हड़बड़ाने लगती है, घबराहट होने लगती है। उसकी ज़मीन तले से पैर ज़मीन खिसक जाती है और वो घबराने लगती है। और इस अनर्थ को सुनकर, इस अनर्थ को अपनी आंखों से देखकर वो भाग कर जाती है और उस ही खुमार की उस भट्ठी में कूद जाती है और अपना त्याग कर देती है। दर्शकों, ये थी बेमाता की पुत्री की कहानी। दर्शकों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर